सुनाओ। अभी हम 3 यूनिट कंप्लीट करने के बाद यूनिट 4th पे आ गए हैं, जो कि है जीके जनरल नॉलेज, जिसमें हमको इंडियन ज्योग्राफी करनी है, ट्रेड एंड इकोनॉमी करनी है, एंड करंट अफेयर्स करना है, वर्ल्ड एंड इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडियन ज्योग्राफी ही बहुत बड़ी है, जिस हिसाब से 10 नंबर के लिए सिर्फ ये सब पूछ लिया है। बहुत बड़ा सिलेबस है। मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का पूरा नोट्स है, तो ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से इंडियन ज्योग्राफी आएगा। इसलिए मैं ये करूँगा, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं जी वाले यूनिट 4th वाले, ये मैं अब सिर्फ नोट से पढ़ दूँगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर के लिए आएगा नहीं, और बहुत ज़्यादा अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट बना के लिखता, लेकिन इसमें फिगर वगैरह मैंने बनाया है। फिगर वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं सोचता हूँ एक डेढ़ से 2 घंटे में ख़त्म कर दूँ एक सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इंडियन जियोग्राफी बहुत बड़ी है, उसके बाद वर्ल्ड भी पूछा है, करंट अफेयर्स भी पूछा है, इसमें इकोनॉमी भी पूछा है, कहाँ से हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ये मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, इसे डायरेक्ट पढ़ दूंगा, मतलब पढ़ क्या दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं देखो, हर जगह ये इतना, जैसे ये फिगर बना के समझाया है, कहाँ क्या है कहाँ क्या है, और कई जगह फिगर, ये फिगर बनाया है, ये फिगर इधर दिख नहीं रहा है, इधर है, ये फिगर बना है, ये फिगर है। कोई ना, स्टार्ट करते हैं। क्विक रिव्यू करेंगे। जियोग्राफी एक ग्रीक लैंग्वेज है, वर्ड है। जियो का अर्थ होता है अगर इसको अलग अलग करेंगे, जियो का अर्थ होता है द अर्थ यानी पृथ्वी, एंड ग्राफोस का मतलब है टू डिस्क्राइब एंड राइट, वर्णन करना या लिखना, व लिखना। और जियोग्राफी क्या है, यानी इसके फादर ऑफ जियोग्राफी, ये जो लिया गया है जियोग्राफी, वो जियोग्राफी कैसे लिया गया है। फादर ऑफ जियोग्राफी है इराटोस्थेनीज। जियोग्राफी में 2 तरीके की जियोग्राफी होती हैं, एक इंडियन जियोग्राफी और एक वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में फिजियोग्राफी यानी प्राकृतिक भूगोल, माउंटेन्स, हिमालयाज, अरावलीज, विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, प्लेट्यूज यानी पठार, प्लेन्स, मैदान, कोस्ट, तट, डेजर्ट, रेगिस्तान, एंड रिवर्स, आइलैंड एंड रिवर्स, फॉरेस्ट, सॉइल, फार्मिंग, ये सब आ जाता है। वर्ल्ड जियोग्राफी में यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर, अर्थक्वेक, वोल्केनो, रॉक्स, कॉन्टिनेंट्स, एटमॉस्फेयर, विंड्स, साइक्लोन, मिसलिनियस, ये सब वर्ल्ड जियोग्राफी में आते हैं। दोनों पूछा है, तो दोनों फटाफट से करेंगे। मैं लिख इसलिए नहीं रहा ताकि मैं सब कवर कर सकूं उतने ही टाइम में। देखो, तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो देखो समुद्र तल एक मीन सी लेवल, जैसे आप वहाँ पे कहीं पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप गए होंगे, तो पीला कलर का लगा नहीं होता कि मीन सी लेवल से 1600 मीटर ऊपर दूर, या इतना मीटर ऊपर दूर, इतना मीटर ऊपर दूर, तो वो वही। तो हम कहाँ नापते हैं, मुंबई से नापते हैं, मुंबई से मीन सी लेवल मुंबई से नापते हैं, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर तक के एरिया को प्लेन बोलते हैं, और 100 मीटर ऊपर से, और 100 मीटर से 1000 मीटर तक के एरिया को, ऊपर की बात कर रहे हैं हम, ऊपर पठार बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, और मोर देन 1000 मीटर की एरिया को माउंटेन्स बोलते हैं। समझ रहे हो ना, 100 मीटर तक ऊपर प्लेन, मोर देन 100 अप टू 1000 प्लेट्यू, एंड मोर देन 1000 माउंटेन। सबसे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कहाँ क्या है, उसके बाद अलग अलग राज्य स्टेट से डिस्क्राइब करेंगे कौन से राज्य में क्या पाया जाता है। ये देखो, ये ऊपर भारत का नक्शा है, सही नहीं है, मैंने हाथ से बनाया तो जैसा बन सकता है। तो यहाँ पे लेसर हिमालयन रेंज ये आई हुई है, ये जो यहाँ से गई हुई, ये यहाँ एकदम कोने पे है। जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल रेंज,
एंड यहीं पे ही गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर श्रृंगार बोल रहा हूँ, श्रीनगर सब यहीं पे हैं। जो गुलमर्ग है उसका पुराना नाम गौरी मार्ग है, और श्रीनगर में ही डल लेक है, जिसको भारत के ताज में गहना बोला जाता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडिया, जो कि झेलम रिवर पे है। ट्यूलिप फ्लावर मोस्टली गुलमर्ग में पाए जाते हैं। ट्यूलिप फ्लावर कहाँ पाए जाते हैं पूछा जाता है कई बार, तो वो मोस्टली गुलमर्ग में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर ये नेपाल में पड़ता है, महाभारत रेंज इसको बोलते हैं, और ये यहाँ पे ग्रेट हिमालयन यहाँ पे है, और लेस हिमालय यानी इसको हिमाचल रेंज बोलते हैं, जहाँ जो नीचे है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है। जो धौलाधार रेंज है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? कुल्लू एंड मनाली बहुत फेमस है, वो यहाँ पे है। कुल्लू शिमला में पड़ता है, शिमला में नहीं पड़ता, मतलब कुल्लू और मनाली यहाँ पे है। जो इसकी समर क्या बोलते हैं राजधानी है, समर में राजधानी वो शिमला है, एंड विंटर में धर्मशाला है। अब आगे बात करते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी फेमस चीज़ें हैं। उत्तराखंड में एक वेस्ट में गोरहाल होते हैं एंड ईस्ट में कुमाऊं होते हैं। मुसैर क्वीन ऑफ द हिल्स, मुसैर को क्वीन ऑफ द हिल्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो नैनीताल, मुंशियारी ये सब यहीं पे है। और यहाँ पे जैसे नैनी लेक, भीम लेक, सत लेक, क्या है नौकुंचिया लेक और डोडी लेक, वो यहीं पे है उत्तराखंड में, यूके में। ये लेफ्ट साइड वाले को गौरहाल बोला जाता है एंड इधर को कुमायूं बोला जाता है। जो नाग टिब्बा रेंज है, नाग टिब्बा पर्वत श्रृंखला, वो यहीं पे है। प्लेन एरिया ऑफ माउंटेन्स ऑफ यूके, उसको जो प्लेन एरिया है माउंटेन्स का उसको बोला जाता है बुग्याल। अभी हम वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है, जो कि हिमालय पे ही है। हिल स्टेशन कौन कौन सी है यहाँ पे? एक दार्जिलिंग करके है, जिसको क्वीन ऑफ हिल स्टेशन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन किसको बोला जाता है? दार्जिलिंग। मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही ना कि मैं अभी MCQ नहीं करा रहा हूँ, जो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप ये पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल आप बना सकते हो। खाली न्यूमेरिकल से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल एक लिमिटेड नॉलेज कवर करते हैं, थियरी एकदम ब्रॉड नॉलेज कवर करता है। आगे बात करते हैं, आज इस रेलवे स्टेशन इन इंडिया कौन सा है? एक घूम करके है, जो कि 2258 मीटर की ऊंचाई पर है। इंडियन फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दार्जिलिंग में ही लगा था 1897 में। दार्जिलिंग हिमालय रेल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड है। और नॉर्थ ईस्ट हिमालय यानी जो पूर्वांचल रेंज है, जो उधर अरुणाचल प्रदेश साइड पूरी, वो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वही सब। यहाँ पे कई सारे पहाड़ हैं, जैसे डोइला, मेरी, अबोर, मिसमी, ये पूर्वांचल के ये सब पहाड़ हैं। यहाँ पे दफा बम, पाटकी बम पार्ट ऑफ ये पूर्वांचल है, यही सब। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में देखते हैं, जो पटकी बम है, जो पटकी बम रेंज है वो फैला हुआ है नागालैंड तक। नागालैंड में नागा हिल्स करके स्टेशन है, सेट बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। ये जो शेड है, मतलब जो परछाई होती है, इसको बोला जाता है, जो म्यांमार और इंडिया के बीच में परछाई बनती है, वो नागा हिल्स पर बनती है। पूर्वांचल रेंज इसको बोला जाता है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूर्वांचल रेंज को। यहाँ पे मणिपुर रेंज, मणिपुर में पड़ता है ये सब। मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स,
लुसाई हिल्स, अर्लियर नोन, इसको लुसाई हिल्स पहले जाना जाता था। जो मिजोलेंस है उसको लुसाई हिल्स जाना जाता था। यहाँ पे मणिपुर में ही क्यूबुल लुमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक झील पे है। लोकटक तैरती हुई घास को फुंदी बोला जाता है। फुंदी 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 फुंदी। हाँ, त्रिपुरा में एक अतरमुरा पर्वत ये सब है, एंड संकन एक पर्वत है, जम्फी एक पर्वत है, ये सब वहाँ पे है त्रिपुरा में। असम में जो हिल्स हैं वो मिकिर हिल्स है, रेगमा हिल्स है, बराइल हिल्स है। ये मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इसे। मेघालय में एक शिलोंग पठार वहीं पे है। स्ट्रक्चर जो इसका है, किसने बनाया है? अरकम योमा म्यांमार के थे, उन्होंने बनाया था। गारो पहाड़ यहीं पे है मेघालय में, खासी पहाड़ यहीं पे है, जयंती पहाड़ यहीं पे है। जैसे यहाँ खासी में ही चेरापूंजी एंड क्या बोलते हैं मौसिनराम यहीं पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सुना होगा चेरापूंजी। ये मैप है इंडिया का। यहाँ पे देखा होगा अगर, यहाँ पे हिमालय पड़ते हैं और इसको शिवालिक बोला जाता है जो यहाँ पे होते हैं। और इस वैली को एक वेस्ट वैली एंड ईस्ट वैली बोला जाता है। वेस्ट को दून, जो कि वेस्ट को दून बोला जाता है, एंड ईस्ट को द्वार बोला जाता है। इसका क्या मतलब देखोगे जो वेस्ट में सब पड़े हुए हैं उनका, जैसे देहरादून, पातलीदून, हरकीदून, जबकि ईस्ट वाले जो हैं उसको द्वार बोला जाता है, यानी हरिद्वार, कोटद्वार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आना? ईस्ट एंड वेस्ट वो अलग होता है। वेस्ट वाले को दून बोला जाता है, ईस्ट वाले को द्वार बोला जाता है। अरावली में बात करते हैं, इसको चोटियों की रेखा यानी लाइन ऑफ पीक्स बोला जाता है, जो कि 600 क्या बोलते हैं 92 किलोमीटर की है। फोल्ड एंड रिलिक्ट माउंटेन्स होते हैं, ये 60 से 70 करोड़ साल पुरानी है। इसको क्या बोलते हैं, यानी 600 से 700 मिलियन ईयर्स ओल्ड इंग्लिश में अगर बोले तो। दिल्ली एंड गुजरात, दिल्ली में जैसे रायसीना हिल्स, मजनू का टीला है, इसको बोला जाता है। एंड गुजरात में पालनपुर, जहाँ से मैं अरावली में कौन कौन से जगह है, जैसे उदयपुर एंड उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, वेन्यू ऑफ ईस्ट बोला जाता है। पिकोला लेक यहीं पे है, उदय सागर लेक यहीं पे है, फतेह सागर, जैसमंद देवर यहीं पर है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है यहीं पे। जो राजस्थान है सिरोही, वो तलवार के लिए फेमस है, जिसको GI टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। माउंट आबू में ही गुरुशिखर पीक है, गुरुशिखर चोटी है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। नक्की लेक इसी पर ऊपर है, जिसको जो कि दयालवाड़ा जैन टेम्पल पे, जहाँ पे दयालवाड़ा जैन टेम्पल स्थित है, जो कि जो राजसमंद लेक है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं उपस्थित है। बीच में पड़ता हमारा विंध्याचल। यहाँ पे कोने में राजमहल हिल्स यहीं पे है, जिसको बिहार का जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बोला जाता है। और ये साइड यहाँ पे पड़ता है बिहार साइड में, ये साइड पड़ता है गुजरात में, लेफ्ट साइड वाला। और यहाँ पे मैप में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको हो शायद दिख रहा हो। जो नर्मदा रिवर है वो जहाँ से आई है, और इसके बगल में ही अमरकंटक है।
सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ सुनी है वो यहीं पे है, ठीक है। और जो कि यहाँ पे मैकल रेंज है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती है। जो ये अमरकंटक है, ये मीटिंग पॉइंट है विंध्याचल एंड सतपुड़ा का। जो अमरकंटक को मीटिंग पॉइंट है विंध्याचल एंड सतपुड़ा का। विंध्याचल एंड सतपुड़ा ये ब्लैक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, कलमर पीक करके एक है, वो है। उसके बाद सद्भावना पीक है, उसके बाद गुडविल पीक है जिसकी ऊंचाई लगभग 722 मीटर है। दोमही एमपी में पड़ता है ये। और जो ये विंध्याचल की बात कर रहे हैं। हाँ, और जो सतपुड़ा है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, एक दुबगढ़ करके है वो, जो कि 1350 मीटर पे है। महादेव हिल्स करके है, वहाँ पे है। एक ये पचमढ़ी पे है जिसको क्वीन ऑफ पचमढ़ी है, जो क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोली जाती है, नर्मदापुरम में है ये, एमपी में ही। ये दोनों चीज़ें। ये हमारे नीचे का साउथ का नक्शा है, मतलब इंडिया का ही नक्शा नीचे वाला। इसको वेस्टर्न घाट, इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। और बीच में यहाँ पे एकदम बीचों बीच पड़ता है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पड़ता है, जो जहाँ पे देवटा पीक है, जो कि थर्ड पीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग है 2633 मीटर। ये ऊंचाई ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि कहीं कहीं 10-5 मीटर का फ़र्क दिखता है। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगा है वहाँ से लिखा। यहीं पे ही दोटी हिल स्टेशन है। एंड या इसको जो ईस्टर्न वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट है उसको फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, वलित पर्वत करके बोला जाता है। वेस्टर्न घाट गुजरात में है, वेस्टर्न घाट गुजरात में है। वेस्टर्न घाट कहाँ तक फैला हुआ है ये बता रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ। वेस्टर्न घाट कहाँ तक फैला, जैसे गुजरात में सतपुड़ा हिल स्टेशन, जो कि हिल स्टेशन है सतपुड़ा में। महाराष्ट्र में सतमूला, अजंता दिख रहा है ना, या क्या होते हैं, बालाघाट, महादेव, हरिश्चंद्र पर्वत, ये सब वहीं पे आते हैं। और इधर बहुत सही हैं, अभी मैंने इधर सब लाइन से रख रखा है, इसे ऊपर करता हूँ अभी देखिए। और यहाँ पे महाबलेश्वर एंड लोनावला, ये सब हिल स्टेशन हैं, इसी पे पड़ते हैं वेस्टर्न घाट पे। ऐसा पूछते ना वेस्टर्न घाट पे कौन सा है, ईस्टर्न घाट पे कौन सा है, ये तो मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न घाट पे क्या क्या पड़ता है, ईस्टर्न घाट पे क्या क्या पड़ता है। तो वेस्टर्न घाट पे कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी श्रृंखला, बाबा बुडान पहाड़, अम्बु तीर्थ, नंदी हिल्स, ये सब वेस्टर्न घाट पर पड़ते हैं। केरला में दिख रहा है, केरला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखता है केरला में जो अन्नामलाई हिल्स है वो वेस्टर्न घाट पर पड़ता है। अनामोडी पीक जो पड़ता है, जो 2692 मीटर पे है, वो फर्स्ट है हाईएस्ट पीक में। वो मिर्जापुली मला, क्या नाम है यार, मिर्जापुली मला, ये 2640 मीटर की रेंज है। जो सेकंड है कार्डमम हिल्स, इलायची वाला हिल्स इसको बोला जाता है। एंड अंगुस्त्या मलाई हिल्स, हाँ क्या नाम है, अंगुस्त्या मलाई हिल्स। या बस इतना ही है वेस्टर्न घाट पे। एंड ईस्टर्न घाट पे देख लेते हैं, ईस्टर्न घाट पे कौन कौन सा पड़ता है। जैसे उड़ीसा में बात करें तो जो ये नयागढ़ है, नयागढ़ हिल, ये पड़ता है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पे। और जो गरजाट है वो पड़ता है, जो गरजाट हिल स्टेशन है वो पड़ता है। और एक महेंद्रगिरी पीक है जो कि 1501 मीटर की है, वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अराकू वैली वो पड़ती है, जिसमें अराकू वैली में जिंदागढ़ा पीक जो कि 1690 मीटर की है, और एक अरमाकोंडा पीक 1680 मीटर की है। ये दोनों पीक अराकू वैली में पड़ते हैं। और नल्लामलाई, अरामल्ला, पल्लाकोंडा, वेलिकोंडा, नागरी एंड सेसलम, ये हिल सब ईस्टर्न घाट पर पड़ते हैं। और अगर इधर तमिलनाडु की बात करें, एक जौडी, सोरे, वृषण, वृषणत,
पलनी स्टेशन, ये कोडाईकनाल हिल स्टेशन, यही पलनी स्टेशन में कोडाईकनाल हिल स्टेशन पड़ते हैं। मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ। ये सब ईस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट पे क्या क्या पड़ता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा, इसलिए मैं बता दिया। जो अभी पहले आपने सुना होगा, तो जैसे पहले पूरा जब विश्व एक था, और पैंजिया जो पूरा विश्व पहले एक बड़े एक महाद्वीप का हिस्सा था। पूरा विश्व पहले एक बड़ा महाद्वीप का हिस्सा था जिसको पैंजिया बोला। जैसे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो थे साथ में थे, आपने देखा होगा वो कहीं पे मीम या कहीं पे पढ़ते रहते टाइम कि पैंजिया पूरा कॉन्टिनेंट जब सेम था। कुछ साल पहले कुछ आया था जो खिसकते खिसकते भारत यहाँ पे लग गया है। देखा नहीं होगा, जो ये हिमालयाज़ हैं वो जब जुड़े थे तो वो दरार बीच में पड़ी है, वही हिमालयाज़ रेंज जो बनी हो वही है। सुपर कॉन्टिनेंट था ये। जो पैंजिया था एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें अंगारा लैंड एंड और जिसको लॉल लैंड या लैंड बोलते हैं, एक गोंडवाना लैंड जिसमें ये अंगारा लैंड करके था और दूसरा दो लैंड करके थे। जो एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन सा था? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब वहाँ के हिस्से थे। अब जो अंगारा लैंड के जो नॉर्थ अमेरिका है, एशिया, और जो यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते हैं, ये सब उसी का हिस्सा थे। 25 करोड़ साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जो हम अलग हुए हैं। ठीक, ये थ्योरी एक अल्फ्रेड ट्रोफेट वागनर ने दी है, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं, कि कैसे पैंजिया से गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड अलग अलग हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट मतलब प्लेट व्यूअर देने की। पृथ्वी के मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। ये थ्योरी अल्फ्रेड एंड वैगनर ने ही दी थी। अल्फ्रेड आर वैगनर ने दी थी नहीं। जो हिमालय है आर आल्सो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं formed due to collision between two land masses and folding of plates tectonics। जो हिमालयाज़ है इसको हिम को स्नो बोला जाता है, बर्फ़, आलय को होम बोला जाता है, इसलिए हिमालय बर्फ़ का घर ऐसे कुछ टाइप का। जो ट्रांस हिमालय है जो कि काराकोरम एंड लद्दाख और जांस्कर तक एक्सटेंडेड है। जो काराकोरम है वो कहाँ इसका ये इसकी बढ़ोतरी, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक हुआ है देख रहे हैं ना, हिंदकुश माउंटेन तक हुआ है जो कि अफ़गानिस्तान तक है, जो काराकोरम है। और ये जो लद्दाख है ये एक्सटेंड हुआ तिब्बत कैलाश माउंटेन जो कि चाइना में है। और जांस्कर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ये यहाँ तक क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड है। यहाँ पे देखो हिंदकुश यहाँ पे है, ये यहाँ से काराकोरम रेंज यहीं से यहाँ, ये अभी पीओके वाला है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो यहाँ पे है। लेकिन कभी जो है सो है, ये जो हिल क्या बोलते हैं हिल स्टेशन बोल रहा जो ये फैली हुई है हिमालयन रेंज वो बता रहा हूँ, वो यहीं पे फैली हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे लद्दाख पड़ता है और इसके ऊपर से ही यहाँ से कैलासा गया हुआ है। तिब्बत यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर साइड में तिब्बत और इंडिया की बाउंड्री यहीं पे है। ठीक, मेल ये जो क्या बोलते हैं अभी यार एकदम दिमाग से निकल गया, भी बताता हूँ। जो अभी ये मेन हिमालय की बात करते हैं, जो ग्रेट हिमालय है जिसको हिमाद्री बोला जाता है, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल रेंज बोला जाता है, और क्वार्टर हिमालय जिसको साउथ हिमालय जिसको शिवालिक या ओबगिरी बोला जाता है। ये और ये अरे यार ऊपर नहीं किया।
वहीं ये मैंने कोट लिख रखा था, एक विष्णु पुराण करके है, अध्याय 2 में श्लोक 3.1 में, जिसमें लिखा गया है द कंट्री दैट लेक्स इन नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द हिमाद्री इज कॉल्ड भारत एंड देयर चाइल्ड कॉल्ड भारतीय। मुझे रिलेटेड नहीं है, बस लिख रखा था, तो अभी बोलने में क्या जा रहा है जब इतना मेहनत से लिखा है। किसी ने बताया था कि वहाँ के लोग वो भारत कहलाता है और वहाँ के लोग भारतीय हैं। बहुत पुराण है वो, इसलिए बता दें। क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है जो पामीर नोट उसको। और अगर पामीर नोट ऑप्शन में नहीं दिया है तो जो तिब्बतियन पठार है, प्लेट्यू है, उसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ये ऊपर का इंडिया है, जम्मू एंड कश्मीर वाला, टीओ के साइड पड़ता है, और LAC ये पड़ता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC यहाँ पे पड़ता है, इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे, एंड LAC इधर पड़ता है। इधर पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है, इधर चाइना ने ऑक्युपाइड किया है। KT को जो गॉर्डन ऑस्टिन है उन्होंने बताया था हाईएस्ट पीक है ऑफ इंडिया। इवन दो ये अभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें है, लेकिन फिर भी उसने ऑक्युपाई किया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसका हो जाएगा, तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि वो इंडिया में है। जो कि हाईएस्ट पीक जो K2 की है, हाईएस्ट पीक ऑफ कोराकरम, वो अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंडेड है, हिंद कुश तक, ठीक है। कंचनजंगा जो इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेटेड हाईएस्ट पीक, जो कि इंडिया में जो है, अभी हमने जो बताया ना कि इंडिया सबसे ऊँची का है K2, लेकिन अगर ये अभी इंडिया में तो वो है नहीं है, ये अभी POK में है। अगर इंडिया की बात करें तो वो है कंचनजंगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, और जो K2 है उसकी 8,611 मीटर। ये सिक्किम में पड़ता है, ग्लेशियर जिसको हिमानी बोला जाता है, ये क्या बोलते हैं, सियाचिन में है, पहाड़ों पर बड़े बड़े स्तर पर जमा हुआ पानी, इसको ग्लेशियर बोला जाता है। लार्ज फ्रोजन वाटर बॉडी ऑन माउंटेन्स जनरली सोर्स फॉर एनी रिवर। लद्दाख रेंज, तिब्बत एक्सटेंशन, कैलाश रेंज, प्लेस ये यहाँ पे लगभग -47 डिग्री का तापमान होता है। ग्रेट हिमालय रेंज को हिमाद्री बोला जाता है, जो कि नंगा पर्वत यूके में है। नामचा बारवा आंध्र प्रदेश, या नामचा बारवा भी बोला जाता है। जिसका अंदरूनी हिस्सा ग्रेनाइट से बना हुआ है। इंडिया की बात करें सबसे ऊंची K2 है। अगर इंडियन ऑक्युपाइड की बात करें, मतलब जो इंडिया में है उसकी बात करें, वो कंचनजंगा है, वो है। अगर वर्ल्ड की बात करें, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल में है। सागर माता में तिब्बत, जो कि फैली है तिब्बत चमोलंगमा, जिसकी चोटी कौन कौन से, किसी पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा उसे को चोटी बोलते हैं। पास यानी दर्रा, दो पर्वतों के बीच गहरा सकरा स्थान, नैरो गैप बिटवीन टू माउंटेन्स, इसको दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर कितने दर्रे हैं? बनिहाल पास जम्मू टू कश्मीर, वहाँ से गुजरता है। पीर पंजाल पास, पीर की गली इसको बोला जाता है। ये क्या बोलते हैं, मुगल रोड इसको बोला जाता है, जो पीर की गली है उसको मुगल रोड भी बोला जाता है। पीर पंजाल रेलवे स्टेशन
ये क्या बोलते हैं, अ, काजीकुंड से बनिहाल तक जाता है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल। ये है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल, ये वाला है पीर पंजाब रेलवे स्टेशन पे जो बना हुआ काजीकुंड से बनिहाल। कितनी दूर का है ये टनल? 11.215 किलोमीटर का है। और बुर्जिल पास भी यहीं पे जम्मू कश्मीर में। अटल टनल भी यहीं पे है, नहीं अटल टनल एमपी में है, और जो कि 9 पॉइंट, इसके बाद ये बात कर रहे हैं अटल टनल हाईएस्ट वाला ये है। अटल टनल एमपी में है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो कि मनाली से स्पीति वैली तक जाती है। लद्दाख में पासेस कौन कौन से? एक जजीला पास है जो कि कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। NH1D, इसको जैसे नेशनल हाईवे करके नहीं NH इतना, तो NH1D को बोला जाता है जोजिला पास वाले में। कुनलिंगा पास है हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यही है, जो कि कितने मीटर की है? 5790 मीटर की है। करदुंगला पास है जो कि सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, करदुंगला पास। लनकला, पेनिसिला, चकला, एनुसिला, ये भी लद्दाख में ही है। ये सब एमपी में पास कौन कौन से हैं? बारालाचाला ये कि चनाब रिवर पे है। रोहतावला जो कि मनाली टू लेक से जोड़ती है, रवि एंड व्यास रिवर, सेपकिला, सतलुज रिवर इंटर्स इंडिया, तेरसा, ये सब एमपी में है। एमपी में उत्तराखंड में मनापास, भारत का पहला गांव इस को बोला जाता है मनापास को। लिपुलेख जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है, लिपुलेख में। सिक्किम में नाथुला करके है कैलाश मानसरोवर यात्रा। अरे यार, यहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ ख़त्म होती है। सिक्किम में ही है जेलपला, वहीं पे। अरुणाचल प्रदेश में रंगसाऊ पास जो कि स्वैम्प है, एक दलदल है एक, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनी गई है, जिसको हेल पास बोला जाता है। पंगसाऊ पास को हेल पास बोला जाता है, नर्क का दर्रा बोला जाता है इसको। बामला एंड बोमडिला, ये सब यहीं पे हैं। टॉपिक ख़त्म किया हमने, प्लेटिस पे आते हैं। वर्ल्ड जगह जो इंडियन जगह में बहुत बढ़िया है यार, इसीलिए तो नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो आधे घंटे से लगभग 33 मिनट होने वाले हैं, और अभी कितना बचा हुआ है कि इंडियन बात कर लेते हैं। कोस्ट, आइलैंड, रिवर सिस्टम, झीलम, नर्मदा, मानसून इन इंडिया, फलाना डमन, नेचुरल वेजिटल, ये मिनरल मोस्टली भाई साहब, पेनिनसुलर रिवर भाई साहब, एग्रीकल्चर इतना पढ़ाना यहाँ से यूनिवर्स यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। दिमाग खराब हो जाएगा यार ये तो, कोई ना, करते हैं। प्लेटो यानी पठार, प्लेन यानी मैदान। समुद्र तल से जैसे बताया था 100 मोर देन 100 अप टू 1000 मीटर इसको प्लेटो बोला जाता है, एंड अप टू 100 मीटर इसको प्लेन बोला जाता है। प्लेटो इन इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट प्लेटूज हैं, और सेंट्रल हाई लैंड्स हैं, एंड डेक्कन प्लेटूज हैं, ये सब है। नॉर्थ ईस्ट प्लेटूज जिसमें मेघालय, शिलोंग प्लेटू ये सब आते हैं, जैसे गारो लेक, खासी लेक, नॉर्थ ईस्ट में बात करें। गारो हिल्स, खासी हिल्स जो कि ईस्ट में पड़ता है। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं खासी हिल्स में होती है, चेरापूंजी एंड मौसिनरांग में, जो कि खासी हिल्स में पड़ती है। और एक जैंतिया हिल्स ये पड़ता है। हिल आर नेम्ड आफ्टर ट्राइब्स, मतलब जो वहाँ पे ट्राइब रहते हैं उनके नाम पे हिल्स सब हैं उनका नाम पड़ा हुआ है। हाँ, असम में कार्बी एंगल प्लेट्यू, मिकिर हिल्स, कार्बी एंगल प्लेटू पे ही मिकिर हिल्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंग वाले घोड़े जहाँ पाए जाते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। एमपी एंड झारखंड, सेंट्रल हाईलैंड जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेल प्लेटू, क्या बोलते हैं, बघेलखंड प्लेटू, ये सब यहीं पे है। झारखंड, छोटा नागपुर का पठार यहीं पे है झारखंड में। पार्टलैंड प्लेटू मेनी पार्ट्स है इसके, जैसे
क्या बोलते हैं, मायूरी बाग प्लेटू, रांची प्लेटू, पलामाऊ प्लेटू, ये सब यहीं पे है। डेक्कन प्लेटू ट्रैप यहीं पे है। डेक्कन प्लेटू यहीं पे है। डंडकराव प्लेटू इन द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़, जो डेक्कन प्लेटू साउथ में पड़ता है छत्तीसगढ़ के। कर्नाटका प्लेटू बेंगलुरु में पड़ता है। अरे बेंगलुरु मतलब नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है, बेंगलुरु में पड़ता है। जैसे कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, इसलिए थोड़ा और लगा मेरे को, इसलिए मैं बता दिया। कोयम्बटूर प्लेटू तमिलनाडु में पड़ता है। तेलंगाना प्लेटू, ये सब प्लेटूज वहीं पर हैं। प्लेन्स जो कि अप टू 100 मीटर के एरिया को बोला जाता है मेन सी लेवल से। प्लेन कोस्टल प्लेन में होता है, एक नॉर्थन प्लेन होता है। जो नॉर्थन प्लेन होता है वहाँ पे जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब प्लेन यहीं पे आते हैं नॉर्थन वाले में। एंड ये जो भाबर बोले जा रहा भाबर बिग स्टोरी पहाड़ के पास है। बिग स्टोन्स जो भाबर है, जो बिग जहाँ पे बिग बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाई गई मिट्टी, भाबर बोला जाता है इसको। टोराई, छोटे छोटे कंकड़ को टोराई बोला जाता है। खादर को, नई मृदा को खादर बोला जाता है। एंड बांगर को, ओल्ड एल्यूमिनियम को बांगर बोला जाता है। न्यू एल्यूमिनियम को ये खादर बोला जाता है। कोस्ट आइलैंड भाई साहब। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, जो 23.5 डिग्री से काटती है, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, ये बीचों बीच काटती है। ये यहाँ पे अरब सागर पड़ता है। जैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे अरब सागर पड़ता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है। इंडियन ओशियन या जी बीच में पड़ता है यहाँ पे। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो ऐसे पड़ता है। अभी 3D तो है नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ। कोस्ट लाइन, तट रेखा, जल निकायों का भूमि के साथ लगा हिस्सा। लैंड बाउंड्री adjacent टू द वाटर बॉडी। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की है। मैक्सिमम गुजरात में है। गुजरात तक के लिए 12,214.7 किलोमीटर तक, और इधर अंडमान निकोबार तक 1962 किलोमीटर तक। मिनिमम गोवा में है 160 किलोमीटर की। एंड पुडुचेरी में सबसे स्टेट वाइज अगर बात करें तो सबसे कम है। अरे गोवा में 160, और अगर यूटी की बात करें तो पुडुचेरी में है 45 किलोमीटर की। कोस्ट लाइन की बात करें, तट रेखा, ये नीचे वाला ये पुडुचेरी यहीं पे पड़ता है। पुडुचेरी यहाँ पे, ये माहे केरला में पड़ता है। पुडुचेरी एंड कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है। ये पुडुचेरी यहाँ पे पड़ता है, ये वाला कराईकल यहाँ पे पड़ता है। और ये यूनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये वाला यहाँ पे। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है, अब 35 ही बचे हैं। जो पोर्ली द्वीप है वो डूब गया है। टोटल आइलैंड कितना है यहाँ, टोटल कोस्ट लाइन कितना है? 132 किलोमीटर। अगर 3D में समझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर व्यू देख कर समझो कि क्या खतरनाक व्यू दिखता है वर्ल्ड का, इंडिया का, कोस्ट लाइन का, वेस्ट बंगाल का। एंड मतलब जो ये सब बता रहा हूँ, ये जगह अगर फ़ोटो के साथ दिखा के ना काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसे तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मज़ा आए चाहे ना आए। गुजरात में कच्छ महाद्वीप है, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको। काठियावाड़ महाद्वीप भी यहीं पे। काठियावाड़ को गुजरात के प्लेन से अलग करता है गल्फ ऑफ खंपात। महाराष्ट्र में और कोंकण तट है, गोवन कोस्ट है, कर्नाटका कोस्ट है। केरला में मालाबार कोस्ट है। इसमें थोड़ा ऊपर का चल जाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साथ की बात करते हैं। जो ये चोलमंडलम यानी जो कोरोमंडल तट है,
यहाँ पे जैसे देखो ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा उड़ीसा का तट, उत्कल तट बोलते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न सर्कल है, कृष्णा नदी यहाँ पे है, कृष्णा नदी का डेल्टा, कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पे एकदम बीचों बीच पड़ता है केप ऑफ कैमरीन, कन्याकुमारी यहीं पे पड़ता है केप ऑफ कैमरीन। और जो ये नॉर्दर्न कोस्ट है ये कोस्टल प्लेन बिटवीन कृष्णा एंड महानदी डेल्टा बनाता है। गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पे है, जो ये कैमरीन केप है वहीं पे, गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पे पड़ता है। ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड को आर्किपेलाजी बोलते हैं। अगर एंट्री वाइड हो और अंदर जाके सकरा हो जाए, अंदर जाके नैरो हो जाए, इसको बे बोलते हैं, बे। लेकिन अगर एंट्री नैरो हो और अंदर वाइड हो, उसको गल्फ बोलते हैं, गल्फ। ऐसे अरेबियन सी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, नाडे डिग्री चैनल बनाते हैं, ये सब लैटिट्यूड बनाती है। मालदीव ये डिग्री चैनल बनाती है। अभी मैं लगभग जो बोलते जितना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट हमने कर लिया है, फिर भी हम दौड़ा के कर लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत लिख रखा है। ये सब यूपीएससी लेवल वाला लिख दिया है, ये छोटे से लेवल में क्या मतलब है, कुछ मतलब है नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है सारे सवाल वो मैं देख लेता हूँ एक बार। वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी भी करनी है, इसमें करंट अफेयर्स भी है, ये क्या होएगा, इसलिए तो ठीक ठाक कर लिया है। अभी फटाफट भाग के करते हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल दिख रहे हैं। बाकी अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे वहाँ भी कंफर्म हो जाएगा। जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम है वो गोविंद वल्लभ सागर डैम है, गोविंद वल्लभ सागर डैम लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम। और कुछ इम्पोर्टेंट जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर इसको क्या बोलते हैं, मोरिंग ऑफ बिहार क्या बोलते हैं यार, दुख टाइप का कुछ उसको बोलते हैं ना, अरे यार मोरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ दुख टाइप का बोलते हैं, मेरे को हिंदी याद नहीं आ रही एकदम, जबान पे आने का, शायद शराब करके कुछ बोलते हैं, कोई ना बाद में कंफर्म कर लेंगे। मोरिंग ऑफ बिहार इसको बोलते हैं, कोसी रिवर को, मतलब कुछ नेगेटिव मीनिंग नहीं है, ये कंफर्म है मेरे को। एंड कोसी रिवर टोटल लेंथ इतना, ब्रह्मपुत्र इतना, असम मानसून और शेपड़ आसानी से मौजूद ठंडा शिलोंग और भारत सी ब्रांच पर आगे राजस्थान में वेस्टर्न नेचुरल फॉरेस्ट फंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रेनफॉल और स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी बोलते हैं। ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि इंडियाज़ मोस्ट ट्राइब्स हैं वो भील में रहते थे। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको, नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको के, और इंडिया की अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है। यूनिवर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव सिटी है, गुड़गांव कहाँ पे पड़ता है, गुड़गांव सिटी है हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा कहाँ पड़ता है, किस कंट्री में, इंडिया में पड़ता है, इंडिया कहाँ पड़ता है, किस कंटिनेंट में, एशिया में पड़ता है, एशिया अर्थ में पड़ता है, अर्थ कहाँ पड़ता है, प्लैनेट में पड़ता है, प्लैनेट सोलर सिस्टम कहाँ पड़ता है, इस स्टार में पड़ता है, यानी सर में पड़ता है। और फिर इसके बाद कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, उसके बाद गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन कहाँ पड़ता है, गैलेक्सी में पड़ते हैं, गैलेक्सी कहाँ पड़ता है, यूनिवर्स में पड़ती है। इसके आगे हम जानते हैं सिंस वी नो लेस दैट्स वाई देयर इज ए पॉसिबल ऑफ मल्टीवर्स।
मतलब हम यहीं तक जानते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स मतलब बहुत सारी यूनिवर्स टाइप और भी बहुत सारे हैं। स्टार सूर्य में जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म हो गया है वहाँ काले धब्बे हैं। जो काले धब्बे दिखते नहीं हैं वो हाइड्रोजन हीलियम जहाँ पे ख़त्म हो गया है वो उसकी निशानी है। सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य से टूट के अलग हुए हैं। जो सन का डायमीटर है, व्यास है, वो 13,92,000 किलोमीटर है। एंड मर्क्यूरी वेन्यू हाँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो देख रहा हूँ। रॉक्स के टाइप 3 टाइप होते हैं। एक इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। इग्नियस रॉक में एक इंट्रूसिव रॉक होते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं। इंट्रूसिव रॉक को जो एयर में मिक्सचर होता है गैसों का, नाइट्रोजन 78.08% होता है, ऑक्सीजन 20.94% होता है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.039% होता है। ये पृथ्वी के चारों मौजूद आग को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ये जो एयर में जो हम लेते हैं उसमें मात्रा बता रहे हैं। आई थिंक दैट्स इट। कॉन्टिनेंट्स में मैंने बताया था, सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया, सराउंडिंग बाय ओशियन, उसके बाद अरे वो अंगारा लैंड था, और ये गोंडवाना लैंड था, ये फलाना लैंड, ये सब अलग हुए। बताया था कौन सा अंगारा लैंड का हिस्सा कौन था और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन था। तो बस दैट्स इट। तो जियोग्राफी वर्ल्ड और इंडिया के लिए ठीक है। अभी इकोनॉमी देख लेते हैं। नाउ द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। ये कंसेप्ट होता है, इसमें थेरीज होते हैं। इकोनॉमी एक कंट्री की होती है, एक रीजन की होती है। अर्थव्यवस्था जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, ये सब। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ करके हैं। इकोनॉमिक्स 2 तरीके की होती है, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं जॉन मेनर्ड केन्स, और माइक्रो के फादर हैं माइक्रो अल्फ्रेड मार्क्सव। जो माइक्रो होती है वो सिंगल लेवल पे होती है, मतलब छोटे लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल की होती है। लेकिन जो मैक्रो होती है वो बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, एग्रीगेट वाइड होती है। जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब कैलकुलेट करना होता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। वाट इज स्कार्सिटी? किसी चीज़ की कमी को स्कार्सिटी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग डिमांड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए ये कंसेप्ट आया है डिमांड एंड सप्लाई वाला। एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। एंड फोर्थ होता है क्वाटरनरी सेक्टर जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में बोलते हैं। एक फिफ्थ होता है क्वांटरी सेक्टर जिसको प्रोफेशनल, जिसको हाईएस्ट पेइंग जैसे CS, CA, CMA, लॉयर, ये सब होते हैं। ये सब क्वांटरी वाले में आते हैं। रेड कॉलर वर्कर किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर वाले में, जो प्राइमरी में आते हैं। ब्लू कॉलर जो कि फैक्ट्री वाले में आते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर होते हैं वो सेकेंडरी वाले में, जो सेकेंडरी सेक्टर में जो आते हैं। वाइट कॉलर वर्ल्ड किसको बोलते हैं? जो ऑफिस या बैंक में जॉब करते हैं। गोल्ड कॉलर किसको बोलते हैं? जो हाई पेइंग प्रोफेशनल होते हैं, क्वांटरी सेक्टर में जो आते हैं। एंड पिंक कॉलर मोस्टली फीमेल, जैसे एयर होस्टेस, नर्स, ये सब। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी।
अपने यहाँ इंडिया में इंडिपेंडेंस से फर्स्ट जो प्लानिंग था, फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग था, तब तक कैपिटलिस्ट थी। इसके बाद सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग से क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी चालू हो गई, फॉलो होना। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब होता है पूरा कंट्रोल, कैपिटलिस्ट होता है आधा कंट्रोल। मतलब यहाँ भी पूरा ही कंट्रोल होता है, लेकिन मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट को होता है एंड लेजर कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल को होता है। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें दोनों जन का भागीदारी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी इस टाइम चलती है। यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है, सोशलिस्ट में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, जो कि चाइना की है। कैपिटलिस्ट में यूएसए वाले जैसे पूरा कंट्रोल, मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई सब इसके हाथ में रहेगा। प्राइवेट सेक्टर क्या बात कर रहा है, कैपिटलिस्ट वाले में उन्हें उल्टा बता देता है। कैपिटलिस्ट वाले में प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल रहता है, पब्लिक सेक्टर का लेसर रोल रहता है। अनमिक्स्ड वाले में दोनों जन का मिलकर रहता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या बना है, कैसे बना है, किसके लिए बना है। अरे खाने की बात नहीं होती, सामान प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। हम इकोनॉमी की बात करें तो उस हिसाब से सोचें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग इन इंडिया कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को आया है, जो कि 5 साल के लिए प्लान लेके आए हैं। 5 साल का प्लान होगा ये लेके आए थे। जो 5 ईयर प्लान से, जो उसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसको हर रोड, अरे यार मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग बोल दिया था सर, ये 5 ईयर प्लान है। इसका मतलब मैंने टैक्स वैक्स पढ़ा ना वहाँ पे, या फाइव देखने को फाइनेंशियल ईयर सीधा याद आता है, इसलिए सो सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको हरवुड डोमर मॉडल बोला जाता है, जो 1951 से 1956 तक चली है। आप ऊपर आ जाइए, 1951 से 1956 तक चली है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। उस टाइम पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एम क्या था, 2.1, अचीव करना क्या था, 3.6, मतलब ये सक्सेस रहे थे। वो चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ड्राफ्टेड बाय के.एन. राज। ये सक्सेसफुल रहा था। इसमें 5 नए आईआईटी बने थे। फर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। पहला आईआईटी 1950 में खड़गपुर में बना था। जो खड़गपुर वाला आईआईटी वो सबसे पहला आईआईटी है। भाखड़ा डैम, जो कि सतलुज नदी पे है एमपी में, वही भी यहीं बना था, इसी एरिया में बना था, इसी टाइम पे बना था। हीराकुंड डैम, दामोदर वैली, ये सब उसी में बने थे। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला था, जिसको महल नॉबिस मॉडल बोला जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रमोशन एंड। ड्राफ्ट किसने किया था, प्रशांत चंद्र महल नॉबिस ने। उस टाइम पीएम कौन थे, पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एम क्या था, 4.5 अचीव किया गया था, 4.25 और 27। इवन दो ये फुल्ली अचीव नहीं थे, फिर भी सक्सेसफुल माना गया था। क्यों, इस टाइम पे भिलाई स्टील प्लांट बना था, रॉड केला स्टील प्लांट बना था, दुर्गाकुंड स्टील प्लांट बना था, और मिक्स्ड इकोनॉमी भी यहीं से अडॉप्ट की गई थी। इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, जिसको गडगिल योजना बोला जाता है, वो 1961 से 1966 तक चला था। टारगेट था 5.6, जबकि अचीव 2.6 किया गया था। फेल हो गया था, 2.8 किया गया था, ये फेल हो गया था। क्यों, क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, फिर 1965 में फिर इंडिया पाक वार हो गया था। इस टाइम पे सूखा, भूखमरी सब पड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब अपने पोस्ट पे थे, मतलब एक पीएम, एक राष्ट्रपति।
तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा इसी टाइम पे दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो जाता है। एक्टिंग पीएम कौन बनाया जाता है? गुलज़ार नंदा बनाए जाते हैं। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री न्यू पीएम बनाए जाते हैं, उनकी भी डेथ 1966 में हो जाती है। एक्टिंग पीएम फिर गुलज़ार नंदा बनाए जाते हैं। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, नई पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक, इसलिए इसमें दो वॉर हो गए, उसके बाद ड्रॉट पड़ गया, दो प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हो गए, इसलिए अचीव नहीं हो पाया। जो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? एग्रीकल्चर पर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर प्लान? इसका आंसर है 1965 से 1966 में। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर थर्ड फाइनेंशियल प्लान में लॉन्च हुआ था। फर्स्टली ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो फर्स्टली कहाँ से स्टार्ट होती है? हरियाणा एंड पंजाब से, जहाँ पे राइस एंड वीट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गेहूँ चावल, वीट का उत्पादन बढ़ा था। इसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? इंडिया में एम एस स्वामीनाथन और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, टारगेट को बढ़ाना, न्यू टाइप सीड्स यूज किए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, जिसको HYD सीड्स बोले जाते हैं। न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी, सिंचाई की नई तकनीक लाई गई थी, और ट्रैक्टर्स यूज हुआ था इसी टाइम पे, फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे इसी टाइम पे। HYV जो हाईएस्ट जो ये सीड्स आए थे, इनका नाम क्या था? हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, ये सीड मैक्सिको से आए थे, कितना ब्रेक लगा है देखो। तो फर्स्ट प्लान 1951 से 1956 तक चला, सेकंड प्लान 1956 से 1961 तक चला, थर्ड 1961 से 1966 तक चला, जो कि फेल था। पहले दो सक्सेस थे, थर्ड वाला फेल था। 1966 से 1969 तक कोई प्लान नहीं था, यहाँ पे ब्रेक लगा था, प्लान हॉलीडे बोला जाता है इसको। फिर उसके बाद 1969 से 1974 तक एक फोर्थ 5 ईयर पॉलिसी लाई गई, जो कि फेल रही। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट उस टाइम पे बने थे जाकिर हुसैन, जो पहले प्रेसिडेंट बने जो पद पर रहते हुए, जिनकी मृत्यु हुई थी। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई गई, मतलब ये एम था, ऑब्जेक्टिव इन सब का ये था। और नेशनल इनकम को बढ़ावा मिले। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इसी में, चौथे पंचवर्षीय योजना में। 1969 में इंदिरा गांधी नई पीएम बन गई, और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसको स्माइलिंग बुद्धा बोला जाता है, जो पहले परमाणु परीक्षण को। उस टाइम पे वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे, टारगेट 5.6 के रखा गया था, लेकिन अचीव 3.3 के। क्यों? क्योंकि 1971 में इंडिया वार हुआ था, पाक वाला, मतलब पाकिस्तान से जो हुआ था। और फिर 5 ईयर प्लान 1974 में लाया गया, और 1974 से 1978 तक चला। यहाँ पे गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया। पहली बार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई, क्या बोलते हैं, जनरेशनल कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव दिया गया। इसका एम 4.4 रखा गया, जबकि अचीव 4.8 किया। इस टाइम पे पीएम इंदिरा गांधी थे और प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 में इमरजेंसी लाई गई, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। 1947 से 1977 तक सिर्फ सिंगल पार्टी रूल चला था, 1947 से 1977 तक
कांग्रेस, कोई अदर पार्टी दूर दूर तक नहीं थी। 1978 से 1980 में जनता पार्टी यानी बीजेपी आई, 1978 से 1980 तक। उसके बाद 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान था, मतलब ब्रेक लगा था एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ प्लान लाया गया, सिक्स फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 तक चला। 1984 में क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। प्रेसिडेंट उस टाइम पे नीलम संजीवा रेड्डी थे। इसका टारगेट 5.2 रखा गया, अचीव 5.5 किया, मतलब ये सक्सेसफुल रहा। इसमें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, नाबार्ड पता होगा, जो बैंकिंग रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, रेगुलेट करता है, स्टेप से समझ लो। नेशनलाइजेशन किस किस का बैंक क्या किया, छोड़ो यार, ये सब क्या देखना है। नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है। एसबीआई का वो, अबे भाई दिख तो जा यार, भूल जाता हूँ। एसबीआई का ओल्ड नाम क्या था, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसको बदला गया था। 7 5 ईयर प्लान की बात करें जो 1985 से 1980 तक चला, जिसका टारगेट 5.0 रखा गया, अचीव इसने 6.1 किया। जवाहर रोजगार योजना इसी टाइम चलाई गई, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट घटा। ये लॉन्च हुआ है जवाहर रोजगार, मतलब इंट्रोड्यूस इस टाइम किया गया था, लेकिन लॉन्च ये इम्प्लीमेंट हुआ मतलब 7वें से ही है, छोड़िए कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। 7वें से ही ये 5 ईयर प्लान से ये जवाहर रोजगार योजना चालू हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन 5 ईयर प्लान से, ब्लू रेवोल्यूशन, इसको ब्लू रेवोल्यूशन बोला जाता है 7 5 ईयर प्लान से। वाइट रेवोल्यूशन 4th, पहली मछली के प्रोडक्शन वाले को वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, वो 4थे से चालू हुई थी। ठीक है, और उसके बाद 1990 से 1992 तक एक एनुअल प्लान, आर्थिक संकट था इसलिए ब्रेक लगा गया था। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से हमने लोन मांगा था, तो वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर कुछ शर्तें रखी थी कि पहले एलपीजी लाओ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाओ, तब लोन देंगे। तो हम आया था एलपीजी आया था हमारे यहाँ, सुना होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब न्यू बिजनेस लाइसेंस राज जो चलता था, बड़े बड़े लोग खाली लाइसेंस लेते थे, उसको रद्द किया जाए, नया बिजनेस इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल में जो और कंपनियां हैं उनको भी अपनी कंपनी की तरफ ध्यान दो, जैसे आप मतलब बाहर वालों को भी अपने परिवार की तरह समझो, ऐसा कुछ। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, न्यू इकोनॉमिक रोज रिफॉर्म्स आए। एलपीजी रिफॉर्म 1991 में, पीएम उस टाइम पे थे आप पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद लाया गया एट 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई। 8वें से टारगेट रखा गया 5.6 का, अचीव किया गया 6.8। पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पे किया गया एंड मतलब एम रखा गया, ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को कम करने किया गया। 1 जनवरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग मेंबर। उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान लाया गया जो कि 1997 से 2002 तक चला। सेकंड ट्रायल ऑफ जो क्या बोलते हैं परमाणु हथियार था, ये 9th में ही किया गया था। सेकंड ट्रायल ऑपरेशन शक्ति इसको बोला गया। 1999 में इंडिया पाक कारगिल वार हुआ था। टारगेट इसका 6.5 रखा गया था, लेकिन अचीव इसने 5.6 किया गया था। ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। पीएम इस टाइम पे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 10th प्लान 2002 से 2007, इसमें कुछ खास हुआ नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, लिखना पड़ता है बहुत टाइम लग रहा था इसलिए नहीं लिखा। 11th प्लान आया
2007 से 2012 तक। ऑब्जेक्टिव जिसका क्या था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसमें पीएम थे मनमोहन सिंह, प्रेसिडेंट थे प्रतिभा सिंह पाटिल। टारगेट इसका 9% रखा गया, अचीव 8% किया। ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, ये 2009 से लागू कर दिया गया। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा है, 12th वाला, जो कि 2012 से 2017 तक चला। ऑब्जेक्टिव जिसका कहा था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। टारगेट इसका 8% रखा गया है। इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको समझ में नहीं कितना अचीव किया। 15 मार्च 1950 से चालू हुआ था और इसके बाद ये 2017 में इसको बंद कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को। लास्ट फाइनेंशियल प्लान ये 2012 से 2017 तक चला। इसके बाद इसको नाम दे दिया गया 2015 के बाद से नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को 2014 में ही बन गया, जब बीजेपी की सरकार आई थी तभी प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया है। 2014 में बंद कर दिया गया, 2015 में नीति आयोग लागू किया गया उसके जगह पे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से जो लागू कर दिया गया। ये बस टेन्योर के हिसाब से मैं बताया कि 12th वाला इतना चलना चाहिए था, लेकिन बंद 14 में ही कर दिया गया था, तभी तो नहीं टारगेट अचीव कितना हुआ ये नहीं मालूम पड़ा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, नाम क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरमैन कौन होंगे इसके, नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर। आगे बात कर लेते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। पर कैपिटल इनकम, जैसे मतलब वही देश में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लेते हैं 150 करोड़ लोग हैं, किसी की इनकम पर मंथ की बात करते हैं, किसी की इनकम 10,000 पर मंथ है, किसी की इनकम 10 करोड़ पर मंथ है, तो दोनों जन का जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 जन की बात कर रहे हैं, तो जितना इनकम आएगा वही 10 करोड़ पुराना मैंने पर मंथ के हिसाब से, जब तो 5.0001 CR करके कुछ आएगा, तो उतना दोनों जन का एवरेज पर कैपिटल इनकम मान लेंगे। टोटल इनकम अपन बाय टोटल पॉपुलेशन, इस हिसाब से आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्या क्या ध्यान देते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ये टाइप्स है जिससे हम नेशनल इनकम को माप सकते हैं। एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, किसी का खर्चा दूसरे की आय होती है, एक्सपेंडिचर इनकम मेथड होता है मापने का तरीका। सम एक्सपेंडिचर इन समवन्स इनकम। नेशनल इनकम इक्वल टू होता है C+I+G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। C का मतलब होता है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड G का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये कुछ निकाला है मैंने, बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं फटाफट सोच रहा हूँ, जो आया है जो एग्जांपल जो रखे हैं वो मैं हटाता हूँ, कोई मतलब नहीं है एग्जांपल बताने का, मतलब एग्जांपल समझा दिया वही बहुत है। यहाँ पे GDP GNP, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, इंडिया के अंदर टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किया गया, चाहे इंडियन कंपनी या विदेशी कंपनी किसी के द्वारा, लेकिन जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं वो भारत के बाहर, भारत के अंदर इंडियन कंपनी, मतलब जो भारत के बाहर हो कंपनी इंडिया वाली, जो इंडियन ओरिजिन वाली होती है, जो रजिस्टर्ड अंदर कंपनी जो 2013 होती हैं, वो चाहे इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो, वो दोनों की आय को GNP बोलते हैं। अगर इंडिया में चाहे जो कंपनी, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, बहुत सारी कंपनियाँ नहीं, बाहर वाली भी यहीं आई है, उन सबको GDP बोलते हैं, उन सब की इनकम को जब काउंट करते हैं। समझ गए ना, आई होप कि समझ गए होंगे। और इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्ट्रेटजी, ये सब मेरे को पता है, ये सब अकाउंटिंग टर्म्स है, समझा दूँ कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग में समझाऊँगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये समझ लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, जब RBI लोन देता है बैंक को, जिस रेट पे देता है
आरबीआई बैंक को लोन देता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट जब आरबीआई मतलब एक तरीका क्या होता है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को लोन देता है तो ये लॉजिकल लगता है कि हाँ उसके पास पैसा है तभी तो दे रहा है। ये रेपो रेट है। इस टाइम पे 6.25 चल रहा है। आई थिंक सच तो यही दिया रहा था, कुछ बदल गया होगा अभी तो पता नहीं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब बैंक आरबीआई को लोन देता है, बैंक आरबीआई को लोन देता है तब समझ आ रहा है ना। ये उल्टा सिस्टम हो रहा है। बैंक छोटा आदमी है, आरबीआई बड़ा आदमी है। जब छोटा आदमी बड़े आदमी को तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं, मतलब ये रिवर्स हो रहा है, इसलिए ये चल रहा है 3.35। वो कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कमिटी जो आरबीआई में ने बनाई है, जिसके चेयरपर्सन थे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो मॉनेटरी पॉलिसी जिन्होंने दी है। फिजिकल पॉलिसी जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो भारत की सरकार द्वारा बनाई जाती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है। फिजिकल पॉलिसी भारत की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की प्लानिंग को ही फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, हायर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब फलाना ढिमका, ये सब फिजिकल पॉलिसी में आते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रल, 3 टाइप की होती हैं। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, कंस्ट्रक्शनरी फिजिकल पॉलिसी एंड न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फंड्स, ये फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेसिप्ट, इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स, इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप, इसको छोड़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा होगा ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये कॉजेज क्या क्या हैं। लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कॉजेज हैं। एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कई तरीके के होते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सिग्नल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ समझाने में टाइम लगेगा। बस मैंने बता दिया क्या क्या होता है। पॉवर्टी, व्हाट इज़ पॉवर्टी आपको शायद वो पता होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जब खुद से ना करो या जब कंपनी नहीं करती है, सबका अलग अलग टाइप होता है, आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है। बस मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वरना तो मैं एक तरह से पढ़ाने को बहुत बड़ा नोट्स बना दिया, कोई मतलब है नहीं, बहुत टाइम लगा दिया बेमतलब कोई ना नॉलेज हुई है। व्हाट इज पॉवर्टी, बेसिक रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल्ड। जब बेसिक रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल्ड, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये सब अगर नहीं मिला आपको तो आप पुअर हो। एबव पॉवर्टी लाइन, एक पॉवर्टी लाइन होती है, इसके ऊपर अगर आप हो तो आप एबव APL कहलाओगे, एबव पॉवर्टी लाइन। अगर उसके आप नीचे हो तो BPL कहलाओगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो राशन कार्ड की बात करें, आपने सुना होगा BPL कार्ड, APL कार्ड, तो उसे बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL और APL। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, लगभग 70 करोड़ जो पीपल हैं लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब खाने के बांधे पड़े हैं, ना रहने को मकान है, ना खाने को रोटी है, ना पढ़ाई लिखाई, कुछ ना। अगर कोई पर्सन $2.15 से एक दिन में कम कर रहा है तो वो गरीब है। समझ रहे हो? और क्या टाइप्स ऑफ पुअर, एक क्रॉनिक पुअर होते हैं, एक चर्निंग पुअर होते हैं, एक ट्रांसिएंट पुअर होते हैं। क्रॉनिक पुअर मतलब दीर्घकालीन पुअर, मतलब परमानेंट गरीब। वो सुने नहीं हो मीम, हम शुद्ध गरीब हैं। हम भी गरीब थे, हमारे बाप भी गरीब थे, हमारे दादा भी गरीब थे, एकदम शुद्ध गरीब। और एक चर्निंग पुअर होते हैं। चर्निंग पुअर मतलब मंदी, कभी गरीबी रेखा के अंदर कभी बाहर, जो सीजनल काम नहीं करते, 6 महीना अमीरी से जी रहे हैं, 6 महीना गरीबी से जी रहे हैं। और एक ट्रांसिएंट पुअर,
आ, जैसे कभी कभार साल तमाम 2 साल में कभी कभार बिजनेस ठप पड़ गया किसी का, वो उस टाइम गरीबी में चला गया, फिर धीरे धीरे उभर के वो अपने आराम से चला गया। क्षणिक वाले होते हैं, ट्रांसिएंट वाले इनको बोलते हैं। पोवर्टी सिस्टम ये हो गया। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अच्छा ये देख लेते हैं एग्रीकल्चर वाले को। खेती करना, हॉर्टिकल्चर को फलों सब्जियों को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर रेशम की खेती को, एपीकल्चर शहद के उत्पादन को, पिसीकल्चर मछली उत्पादन को, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को, पोल्ट्री को अंडे का उत्पादन। और भारत में मैक्सिमम सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से आता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, यहाँ से उत्पादन आता है। चिक सेंसस इंडिया, अभी लास्ट सेंसस 2011 नहीं हुआ है, उसके आंकड़े लिख रखे थे मैंने, कुछ नहीं, कुछ फुल फॉर्म्स लिख रखे हैं, फुल फॉर्म्स तो नहीं चलेगा, ये बहुत ज़्यादा यार। व्हाट इज़ इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर बता दिया। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट में सर्विस सेक्टर वाले आएंगे। फर्स्ट स्वदेशी बैंक देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर जिसका मुंबई में है। टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरबीआई बैंक, पेमेंट्स बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सदस्य सरकार। ये देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक जो जिसमें 50% ज़्यादा पैसा सरकार का लगा हुआ है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे एसबीआई, पीएनबी, देना, बीओबी, फुल फॉर्म तो जानते हो ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब। प्राइवेट सेक्टर बैंक में 50% से ज़्यादा किसी प्राइवेट पर्सन के पास है, शेयर की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा 50% ज़्यादा किसी प्राइवेट पर्सन का लगा हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई। फॉरेन बैंक में ओरिजिन स्थापना भारत के बाहर हुई है, ब्रांचेस भारत में हैं, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर इसको बोलते हैं एक बैंक। जैसे कुछ एग्जांपल जैसे एचएसबीसी, जैसे सिटी बैंक करके है, ये सब बाहरी बैंक है। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑब्जेक्टिव ये होता है रूरल डेवलपमेंट होता है। पहला यूपी मुरादाबाद में स्थापित हुआ था पहला रूरल बैंक, इसको प्रथमा बैंक बोलते हैं। इसको नरसिम्हा कमेटी थी, उन्होंने लाया था। ऑनर इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% इन्वेस्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने 15% और बैंक ने स्पॉन्सर किया है 35%। ठीक, स्पॉन्सर बैंक का नाम था सिंडिकेट। बस आई थिंक फंक्शंस ऑफ बैंक्स देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन पैसा जमा करना, लोन देना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सेकेंडरी में होता है कि लोकल फैसिलिटी, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई पेमेंट, इंश्योरेंस, ये सब। तो दैट्स इट। इकोनॉमी के लिए ये सब सफिशिएंट है। जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स मैंने कुछ लिख रखे हैं साल 6 महीने का, लेकिन मैं पूरी गारंटी नहीं रहा हूँ उसी में से आएगा, क्योंकि कितना लिखूँगा मैं, फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मैंने लिखा है। तो मैं बताता हूँ, बाकी मैं टॉपिक बता दूँगा आपको कहाँ से और आने के चांसेस हैं। मतलब एकदम एक, अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप कर ले रहे हो बारी से, तो आप क्लियर करने के पूरा एकदम मोड में हो। लेकिन आपको रैंक चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एकदम टॉप पाना है तो मतलब कोई नहीं हरा सकता। बाकी इसमें अगर आप पढ़ लेते हो बार रिवाइज करके, तो आप एक रेस में आ जाओगे दौड़ने के कि हाँ पढ़ के आए, जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, टेंशन नहीं है। अभी हम करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जितना हो सकता है मैं इसमें कराऊँगा, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट में जितना मैं कवर कर सकूँ। उसके बाद मैं अलग से मतलब एक आइडिया मिल जाएगा ना आपको कैसे पढ़ना है। फिर भी मैं फटाफट वो अकाउंट ख़त्म करके, प्रोफेशनल नॉलेज ख़त्म करके, हो सकेगा टाइम मिलेगा तो एक एडिशनल वीडियो डाल दूँगा जिसमें करंट अफेयर्स ही होगा सब। मतलब कहीं भी आप गूगल पे जाओ, बोलो लास्ट 1 ईयर का दो,
फटाक से दे देगा। उसमें कुछ अलग होता नहीं है कि उसमें फैक्ट बता दो, जो न्यूज़ आ रही है वही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फिर भी न्यूज़ नंबर 1 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंजेस आए हैं ईवीएम में। बिहार विधानसभा जो कि अक्टूबर नवंबर में तो हुई है 2025 में, ईसाई रूल में चेंजेस आए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसमें 324 मेंबर्स हैं, उसको 3 मेंबर्स हेड करेंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि ज्ञानेश जी हैं, 2 और होंगे इलेक्शन कमिश्नर, एक होंगे सुखवीर सिंह और एक होंगे विवेक जोशी। बैलेट ईवीएम बैलेट से कराने के लिए ये रूल नंबर 49 में दिया गया है। कहाँ का? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ रूल 1961 वो रूल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का, उसमें का रूल दिया हुआ है। इसलिए इसमें क्या बताया गया है कि जो क्या चेंजेस आया है वो बता रहा हूँ मैं। जो कैंडिडेट है उसकी फ़ोटो कलर्ड होगी, सीरीज एंड सीरियल लार्ज होंगे, विजिबिलिटी प्रॉपर होगी ताकि वोट्स दे सकें। हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकते हैं। एंड हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर? 2 थे अभी 2025 25 जनवरी 1950 से इसको चालू किया गया। व्हाट इज़ मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कंडक्ट? मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। पूरा पढ़े जा रहा हूँ, लिखा खुद ही फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, चाहे प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो। ठीक है। इसको रिमूव किया जा सकता है जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 की बात करें अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक 38 आया है। 38 आया है। ऊपर आ जा नीचे। जीआई इंडेक्स में रिलीज हुआ है WIPO के द्वारा, वर्ल्ड वीपो के द्वारा। ये इसका हेडवाटर जिनेवा में है। इसमें फैक्टर 80 पेटेंट हैं और कॉपीराइट कंट्रीज़ 139, मतलब टोटल कंट्रीज इतनी थी, जिसमें फर्स्ट रैंक स्विट्ज़रलैंड का है, सेकंड रैंक स्वीडन का है, इंडिया का 38 आया है। वीपो टेक्नोलॉजी का 26 आया है। जो USA है उसका 3rd आया है। जो एशिया में फर्स्ट, अगर एशिया में बात करें तो फर्स्ट चाइना आया है। 2024 में इंडिया 39 था और 2020 में 48 था। मतलब ग्रो ही कर रहा है, ऐसा लग तो रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 7 रैंक पहले थी, अभी 10 हो गई है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स पहले 25 थे, अभी 25 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4th आया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2024 में 14 पे था। जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैं पुराना अपलोड किया जा रहा हूँ। जो साल भर का तो आएगा ना, 25 से 26 से 27 बता दो। अभी 27 आए नहीं है, तो ऐसे ही लिए ऐसा दिख रहा है। 25 की सब न्यूज़ हैं। एल्युमिनियम बैटर प्रोड्यूस बाई बेंगलुरु में बनाया गया है। अरे यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल कि मैं बता पाऊँ। सेमी कंडक्टर है कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया। सेकंड कैपेसिटी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इंडिया में झारखंड है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया उड़ीसा में है।
विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। विच स्टेट दिख रहा है ना, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? एमपी है। विच स्टेट इज लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया लोकेटेड? कोलार, कर्नाटका में है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है यार, जैसे मैंने टॉपिक बताया ऐसे ऐसे पढ़ना है, बहुत सारे लिख रखे हैं। अभी बहुत लंबा हो रहा है, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है बताने में, बाद में कोई बना दूंगा वीडियो। फिर भी अगर आपको जैसे ज़रूरत हो तो गूगल पे जाओ, बोलो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, फटाक से मिल जाएगा। क्योंकि इसका बताने कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ना पड़ता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को फील भी नहीं आ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है अभी। दैट्स इट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।